हमारी जो आज की स्टोरी है वो एक गुमियों की काफ़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है जो कि अपने पार्टनर के वापस से पुनर्जन्म लेने के लिए 1000 सालों से इंतज़ार कर रहा है। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग गुमियो तियान को देखते हैं जो कि बुद्धा के सामने प्रेयर कर रहा होता है। उसका स्पेशल बीट जिससे उसकी ज़िंदगी जुड़ी हुई थी एक इंसान के अंदर था और वो उसके रीइंcarnation का वेट कर रहा था। फाइनली इस कहानी की हीरोइन जिन जिसके पास की तियान का बीट है इस मंदिर में एंट्री लेती है। जिन भी यहाँ पे खुद के लिए प्रेयर करने के लिए आई हुई थी। वहाँ का पंडित उसे बताता है कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, तुमने ज़रूर ही पिछले जन्म में कुछ बहुत अच्छा काम किया था और इस चीज़ का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जिन सोचती है मेरे साथ, और अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो एक अनलकी स्टार हूँ जिसकी वजह से उसकी मॉम भी अब इस दुनिया में नहीं है। फ्लैशबैक में वो याद करती है जहाँ पर कि उसकी मॉम का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया था और ये उसके फादर ने ही किया था। उस समय वो बच्ची थी, उसे इस बात का एहसास नहीं था। जिन के मॉम के मरने के बाद उसके फादर ने उसे गांव भेज दिया था और इतने सालों से जिन गांव में ही पल बढ़ रही होती है और अब उसके फादर ने उसे शहर उसके घर बुला लिया था। उसके फादर जिनसे मिलते हैं और कहते हैं कि एक्चुअल में अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें हमने सेफली ग्रो होने के लिए गांव भेजा था, अब तुम यहाँ आकर के हमारे साथ रह सकती हो। जिन जानती थी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है, इसी वजह से उसके डैड ने उसे वापस से शहर बुलाया। वो बुद्धा से प्रे करने के लिए अंदर जाती है। अंदर जाते ही मंदिर का दरवाज़ा बंद करती है और गॉड से प्रे करने लगती है कि उसके डैड की जो नई फैमिली है यानी मिस्ट्रेस और उसके दोनों सौतेले भाई बहन रैन और विन दोनों ही बिल्कुल कुत्तों की मौत मरे तड़प तड़प के, जैसे कि उन लोगों ने उसकी मॉम को मारा था और उनकी वजह से आज तक जिनको इतना सब कुछ झेलना पड़ा था। तभी वहाँ पर तियान आता है। वो जिन से कहती है इतना बुरा भगवान से कौन ही मांगता है, लगता है कि तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही बुली किया है। जिन उसे देख करके पूछ रही होती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तियान उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हारा सौतेला भाई रैन नहीं हूँ, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही तुम्हें डिजर्व करता हूँ। ये कह के वो जिन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के प्यार से उसे किस करने का कोशिश करता है, जहाँ पर कि जिन ये देख करके शौक हो जाती है कि वो बिल्कुल तियान के पास जाते ही मिसमराइज सी हो गई। तियान ने जिन को स्मेल करते ही पहचान लिया था कि वही है जिसका कि वो पिछले 1000 सालों से इंतज़ार कर रहा है। इसका भीड़ जिन के पास था लेकिन सिर्फ आधा और आधा तियान के पास था। यहाँ पर वो जिन के करीब जाता है उसे किस करने के लिए ताकि वो फॉक्स टेल का बर्थ मार्क जिन के बॉडी पर चेक कर सके, जो कि उसके करीब जाने पर ही सामने आने वाला था। लेकिन तभी जिन के फादर उससे बुलाने लगते हैं और जिन यहाँ पर तियान को थप्पड़ मार देती है उसके साथ ऐसा बिहेव करने के लिए, हालांकि वो तियान की आइडेंटिटी को जानती नहीं थी। उसे थप्पड़ मारने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तियान सोच रहा होता है जिन वही है क्या, वो उसे बिल्कुल भी याद नहीं है। 1000 साल बीत चुके थे, वैसे भी पुनर्जन्म के बाद कौन ही किसे याद रखता है। इसके बाद जिन के डैड उसे घर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि जिन जानबूझ करके अपनी स्टेप मदर का मजाक उड़ाते हुए कहती है ये लोग कौन है डैड, नैनी है क्या घर में रहने वाले। उसके डैड उसे कहते हैं अरे नहीं, ये एक्चुअल में मेरी दूसरी वाइफ है, अब मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे अकेले तो नहीं रहने वाला था ना। जिन जानती थी कि उसके डैड ने चीट किया है, बट फिर भी वो पावरफुल नहीं थी, इसी वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती थी। ये दोनों उसके भाई बहन उसी के उम्र के थे और बेस्ट सी बात है कि उसके डैड ने उसकी मोम को काफ़ी लंबे समय पहले से ही चीट किया है। इसी वजह से आज वो दोनों उसी के उम्र के हैं, बट अब वो धीरे धीरे हर एक चीज़ उनसे वापस छीनने वाली है। उसके डैड उसे कहते हैं जाओ जाकर के तुम्हें आराम करो, यहाँ पर कोई तुम्हें परेशान नहीं करने वाला है। जिन यहाँ पर जानबूझ करके अपनी बहन वेन का कमरा ले लेती है। इस बात पर वह जिद करने लगती है मुझे मेरे कमरे से क्यों ही निकाला जा रहा। उसके फादर उसे कहते हैं अब छोड़ो, इतने साल जिन गांव रह करके आई हुई है, वो यहाँ जिस कमरे में रहना चाहती है रह सकती है, इसे परेशान तुम लोग मत करो। अब यहाँ पर सारे सोच रहे होते हैं आखिरकार उसके फादर जिन का इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। इधर तियान जब जिन के बारे में पता कराता है तो उसे पता चलता है कि जिन अपनी फैमिली की डॉटर तो है, लेकिन उसके मॉम के मरने के बाद उसे गांव भेज दिया गया था और उस दिन से सब उसे अनलकी अनलकी कह के पुकारते रहते हैं। अब यहाँ पर वो ये सुन के शौक हो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में जिन के मॉम के मरने के बाद हम लोग देखते हैं कि उससे पहले ही यहाँ पर जो जिन के डैड थे उन्होंने एक मास्टर बनाया होता है। वो मास्टर ने ही कहा था जिन की मॉम को मारने के लिए। वो जैसे ही जिन को मारने के लिए जाते तो मास्टर से बताता कि अगर तुमने इसे मारा तो इसके मरने के 3 दिन बाद तुम भी मारे जाओगे। इस वजह से उसने जिन को मारा नहीं था, उसे सिर्फ गाँव भेज दिया था। वो मास्टर की सारी बातें माना करता था। आज भी मास्टर उसे इस तरीके से गाइड कर रहा था। तभी उसके डैड की कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो जाता है और उसके डैड कंपनी के लिए निकल जाते हैं। इधर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जिन के यहाँ वापस आते ही ऐसा हुआ है। रात में जिन जब सो रही होती है तो वो सपना देख रही होती है कि एक मियो ने उसकी ज़िंदगी बचाई थी, बट उसे ऐसा लगता है कि ये वियर्ड सपना एज यूजुअल उसे क्यों आते रहता है। आखिरकार उसका उसके लाइफ से क्या कनेक्शन है, उसे नहीं पता था कि तियान ने अपना बीट दे करके जिन की जान बचाई थी। जब वो जगती है, रेडी हो रही थी, नीचे बात करते हुए सुनती है उसके फादर से इस तरीके से व्यंजित कर रही होती है कि जिन को उसके कमरे से निकालने के लिए। वो इस तरीके से उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पर जिन जब रेडी होकर के नीचे जाती है तो वो अपने फादर से कहने लगती है, क्या सिखाया है अपने अपने मिस्ट्रेस के डॉटर को, इतना तमाशा करेगी तो कैसे ही चलेगा। उसके फादर यहाँ पर वैन को ही डांटते हुए चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि सच में तमाशा मत करो, सिर्फ एक कमरा ही तो है। जिन ने यहाँ पर उसकी सारी चीज़ों को फेंक दिया था। इस बात का भी वो लेकर के बहुत तमाशा कर रही थी। तो उसके डैड का कहना था जो कोई बात नहीं, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हम वापस से खरीद देंगे। अब जिन यहाँ अपने हिसाब से रहना चाहती है तो रहने दो ना। इसकी फैमिली को पता था कि ये सारी बातें मास्टर के कहने पर ही मान रहे हैं, लेकिन जिन को जिस तरीके से उन लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा था ये बिल्कुल भी वेन और उसकी फैमिली को पसंद नहीं आता था। दूसरी तरफ हम लोग जिन को देखते हैं, वो अपनी मॉम के एंसेस्ट्रल हॉल वाले कमरे में गई हुई थी। वो अपनी मॉम से कहती है, हम सॉरी मॉम, इतने सालों तक मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाई, लेकिन मैं आपके मौत का बदला ज़रूर ही लेकर के रहूँगी। ऐसे जब वो घर आती है तो देखती है कि वेन की मॉम उसे कह रही होती है, अरे तुम्हारे डैड तुम्ही को सबसे ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो उन्होंने यहाँ पर तियान ग्रुप कंपनी का इनविटेशन तुम्हारे लिए लेकर के आया हुआ, हम तुम्हें ही तो लेकर के जाने वाले हैं। हमें पता चला है कि वो अपने सेवियर को खोज रहा है और सेवियर को खोजने के बाद वो उससे शादी कर लेगा। ये सुनते ही वेन काफ़ी खुश हो जाती है। जिन ये बात सुनती है तो सोचती है कि अब तो मुझे इस कंपनी में जानी ही पड़ेगी। वेन को नीचे दिखाना, उसे सबक सिखाना है तो ये तो करना पड़ेगा। लेकिन उसे पता था कि उसके पास इनविटेशन है नहीं और ये फैमिली लेकर के उसे जाने देने वाली है नहीं, तो उसे खुद ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अगले दिन रेडी वेडी होकर के वो उस पार्टी के पास पहुंचते हैं। उसकी फैमिली और सब तो इनविटेशन लेकर के अंदर चली जाती है। जब जिनकी बारी आती है तो इनविटेशन था नहीं, तो गार्ड उसे जाने नहीं दे रहे थे। तियान दूर से ही देख रहा होता है कि जिन क्या करने वाली है। गार्ड यहाँ पर उसे रोकती है तो जिन कहती है कि मैं तियान की सेवियर हूँ, तो मुझे रोकोगे। वो लोग सुन के एक बार को थोड़ा शौक हो जाते हैं। तियान भी सोचा था कि सचमुच से पता है कि एक्शन में वो उसकी सेवियर है। उसके पास एक घंटी थी। इस घंटी से जब भी जिन उसे बुलाया करती थी तियान तुरंत ही आ जाया करता था। यही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं, उसके मरने के बाद वो घंटी तियान के पास वापस आ चुकी थी। अब जिन गार्ड को कहती है कि मुझे वहाँ से जाने दो, अगर तियान को पता चलेगा तो ये सही नहीं होगा। गार्ड कहता है, हमें पता है कि उस लड़की के बॉडी पर ऐसे फॉक्स टेल का बर्थ मार्क है, अगर वो तुम दिखाओगे तो हम तुम्हें जाने देंगे। जिन ने पीठ में ऐसी जगह पर बर्थ मार्क बनवा लिया था टैटू से, फेक टैटू, कि उसे दिखाना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब गार्ड लोग कह रहे थे कि हम ऐसे आपको जाने नहीं दे सकते हैं। जिन कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। वो अपना सॉल उठाती है और ड्रेस को खुद को थोड़ा सा अनड्रेस करने लगती है। लेकिन तभी तियान यहाँ पर बीच में आ जाता है और उसे अपना जैकेट देते हुए कहता है, मुझे पता है कि मेरा सेवियर कौन है, तुम्हें खुद को अनड्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। फिर वो जिन को कान में थोड़ा सा कहता है, इस तरीके से मिस्टर तियान की फेक सेवियर बन कर के आई हो, सोचो अगर तुम्हारा ये फेक टैटू सबके सामने आ गया तो क्या होगा तुम्हारा। जेनी सुन कर के शौक हो जाती है कि इस लड़के को कैसे इस बात की सच्चाई पता है। वो गार्ड्स को कहता है कि ये मेरी गेस्ट है और मैं इसे अंदर लेकर के जा रहा हूँ। और फिर वो जिन को अंदर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि जिन को तियान की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। पार्टी में अंदर सब आपस में यही गॉसिप कर रहे होते हैं कि तियान यहाँ पर अपने सेवियर को ढूंढ रहा है और कितनी अच्छी बात है ये। यहाँ पर वो लोगों ने प्लान बनाया हुआ था कि उस सेवियर को वो लोग यहाँ पर वेन को बना देंगे। इस वजह से उन लोगों ने उसकी बॉडी पर फेक मार्क भी बनाया हुआ था। तभी जिन इस पार्टी में एंट्री लेती है और वह तियान की कंपनी का सबसे महंगा वाला ड्रेस यहाँ पर पहन करके आए हुए थे। जब
जब वो यहाँ पर आती है तो सारे ये देख करके शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये कौन है जो कि तियान की कंपनी का इतना महंगा ड्रेस पहन करके आ रही है। और जब यहाँ पर वेन ये देखती है तो वो और उसकी फैमिली जाकर के उसे कहने लगती है वो यहाँ कैसे आई और वो इतना महंगा ड्रेस कैसे ही पहन करके आ सकती है। इस बात पर जिन उसे कहती है ये ड्रेस मैंने कोई चोरी नहीं किया जो तुम लोग इतना तमाशा लगा रहे हो, मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। लेकिन तियान उसके सामने नहीं था जो कि वो उन्हें ऐसे दिखा सकती थी। अब सारे यहाँ पर कहने लगते कि नहीं नहीं तुमने इस ड्रेस को चोरी ही किया है, इस ड्रेस को खोलो। लेकिन एक्चुअल में तियान ने जिन को ये ड्रेस पहन करके अंदर पार्टी में जाने के लिए कहा था। हालांकि जिन तियान की आइडेंटिटी नहीं जानती थी लेकिन ड्रेस इतना प्रिटी था कि उसके कहने पर वो ये ड्रेस पहन करके अंदर चली जाती है। उसकी फैमिली पूरा तमाशा कर रही होती है और विन तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर ड्रामा कर रही थी। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि तियान यहाँ पर जिन के सपोर्ट में आने वाला था। उससे पहले यहाँ पर जो तियान का सेक्रेटरी था वो स्टेज पर जाकर के अनाउंस करता है एक्चुअल में यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे बॉस यहाँ पर उस लड़की को ढूंढ रहे हैं जो कि उनके सेवियर और उनके बॉडी पर वो बर्थ मार्क है। सारी लड़कियाँ यहाँ हाथ उठाने लगती है कि मेरे बॉडी पर है, मेरी बॉडी पर है। अब उसका सेक्रेटरी यहाँ पर एक एक करके सारी लड़की का असल बर्थ मार्क चेक करने लगता है। उनमें से तो कईयों के नकली बर्थ मार्क थे लेकिन जब वेन को यहाँ पर वो बर्थ मार्क चेक किया जाता है तो एक्शन में वो असली निकलता है। यहाँ आने से पहले वेन के डैड ने जानबूझ करके उसके बॉडी पर वो टैटू इंग्रेव करा दिया था। जब सबको लगने लगता है कि वेन ही एक्शन में यहाँ पर तियान की सेवियर है तभी तियान बीच में आता है। वेन को लगता है कि वो उससे शादी करेगा लेकिन वो हंसते हुए कहता है तुम्हें किसने कहा कि तुम एक्चुअल में मेरी सेवियर हो? तुम्हें पता भी है कि ये बर्थ मार्क कब सामने आने वाला था? जब तुम मेरे टच में होती तो। और तुम्हें तो ये पहले से ही बर्थ मार्क दिख रहा हो। बेस से बात है कि बर्थ मार्क फेक है। जिन तियान को हक करते हुए कहती है तुमने तो कहा था पार्टी में आने से पहले कि तुम मेरे और मेरे बच्चे को ज़रूरी अपनाओगे, तुम मुझसे शादी करोगे, कि आप तो मुझसे शादी नहीं करने वाले। सारे सुन करके शौक हो जाते हैं कि क्या सच में तियान और जिन का फेयर चल रहा है। जिन तो बस एक कंट्री गर्ल है, तियान कैसे ही जिन से प्यार कर सकता है और उससे शादी कर सकता है। तियान जानता था कि जिन ये एंगेजमेंट रोकने के लिए और शादी रोकने के लिए ऐसा कर रही है तो वह यहाँ पर अनाउंस करता है कि हाँ एक्चुअल में वो जिन से प्यार करता है और उसी से शादी करने का प्लान कर रहा है। ये बात सुनते ही उसके फादर शौक हो जाते हैं। मास्टर के कहने पर उन्होंने जिन की किस्मत विन में ट्रांसफ़र करा दी थी ताकि सब कुछ उसके कंट्रोल में रहे और फिर भी यहाँ पर जो तियान है वो जिन से अट्रैक्टेड है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह यहाँ पर पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और जिन को काफ़ी भला बुरा कहने लगती है। उसके फैमिली वाले उसे शांति रहने के लिए कहते हैं। अब सब कहने लगते हैं कि वेन तो उसकी सेवियर है। तियान कहता है उसे पता है कि कौन है उसका सेवियर है, ये बात किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात तियान और जिन के रिलेशनशिप की तो हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं जिन में इंटरेस्टेड हूँ और आगे मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। ये सुन करके तो वेन के डैड पूरा शौक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उसका तो प्लान ही यहाँ पर ख़राब हो रहा है। तियान जिन को साइड में लेकर के जाता है और उसे जादू से गायब करके वेन और उसकी फैमिली की बातें सुनाता है। वो लोग कह रहे थे मास्टर ने जैसा कहा है हमें वो करना ही पड़ेगा। अगर तियान जिन में इंटरेस्टेड उससे शादी करना चाहता है तो हम उसे नहीं रोक सकते हैं। वेन गुस्सा करने लगती है, इतनी मेहनत से उसने टैटू बनवाया और तियान उसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा। आफ्टर दैट तियान और जिन आपस में बात कर रहे थे। जिन उससे पूछती है आखिरकार वो है कौन और इतनी सारी चीज़ें वो कैसे ही जानता है। तब तियान अपने बारे में जिन को बताने लगता है कि एक्चुअल में वो गुमी हो है। लेकिन जिन कहती है लेकिन मैं तो तुम्हारी एक्चुअल में सेवियर नहीं हूँ। तियान उसे कहता है हाँ वो तुम ही हो और मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। पिछले 1000 सालों से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर वेन के डैड अपने मास्टर से बात कर रहे होते हैं। उसके मास्टर उसे कहते हैं अगर तियान जिन में इंटरेस्टेड है तो ठीक है रहने दो। एट द एंड उन दोनों की शादी होते ही तुम जिन को ख़त्म कर देना। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करते जाओ, तुम्हें ज़रूर ही फ़ायदा होगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो वेन के फादर थे वो तियान और जिन की शादी के लिए मान गए थे। यहाँ पर वो लोग पार्टी में वापस लौट रहे होते हैं। दूसरी तरफ तियान जिन को बताता है किस तरीके से जब पिछले टाइम वो एक बार इंजर्ड हुआ था तो जिन ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद वो मर गई थी और वहाँ पर तियान ने अपने बीट का आधा हिस्सा दे करके जिन को वापस से पुनर्जन्म लेने के लिए गॉड से प्रे किया था और वो जिन को इतने सालों से ढूंढ रहा है। जिन से कहती है वैसे तो मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारी एक्चुअल में सेवियर हूँ या नहीं, लेकिन अब तुम मेरी हेल्प कर रहे हो तो काफ़ी मैं ईमानदारी से तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। पार्टी में अंदर जाती ही वेन के डैड तियान और जिन की शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन जिन बहाना करी थी डैड एज यू नो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक कंट्री गर्ल हूँ, तो फिर मैं तियान के लायक कैसे हो सकती हूँ। तो इस बात पर
उसके फादर सबको अनाउंस करते हैं कल से जिन जो है वो कंपनी ज्वाइन कर सकती है, और इतना ही नहीं, वो अपनी कंपनी का 5% शेयर भी उसे देने वाले हैं। अब जिन समझ जाती है कि इसमें इसी का बड़ा फ़ायदा है। 5% शेयर देने के बाद भी वो इतना नॉर्मल है और अपनी मर्ज़ी से मान रहा है, ज़रूर है वो कुछ और प्लान कर रहा है। लेकिन वो तो खुश थी कि कम से कम अब उसे कंपनी का 5% शेयर तो मिलने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ से गुस्से में आकर के वेन नाइफ उठा करके जिन पर अटैक करने वाली थी, वो भी बटर नाइफ उठा करके। लेकिन तियान अपने जादू से बीच में उसे रोक लेता है। अब जैन कहती है कि तुमने जानबूझ करके मुझे हर्ट करने का कोशिश की, इस वजह से तुम्हें मिनिमम 3 साल की जेल होगी। अब वेन यहाँ पर जेल जाना नहीं चाहती थी। उसके फादर से कह रहे थे ये भी तो तुम्हारी बहन ही है ना, तुम इसे जेल कैसे भेज सकती हो। जैन कहती है ठीक है, तो मैं इसे कंट्री साइड भेज देती हूँ, वही गाँव में जहाँ पर कि मैं इतने सालों से बड़ी हुई हूँ। अब वेन को भेजना उसके डैड की मजबूरी हो जा रही थी, क्योंकि तियान के खिलाफ तो वो फिलहाल जा नहीं सकते थे। और जिन को इस चीज़ से काफ़ी सुकून मिल रहा होता है कि जो सब कुछ टॉर्चर वो झेली थी, अब बारी है इसकी फैमिली वालों की झेलने की। पार्टी के बाद वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिन कहती है मुझे पता है कि तुम इतने पावरफुल है कि तुम्हारा चोट अपने आप कवर अप हो गया हो, लेकिन तुमने मेरा हेल्प किया, फिर भी विन को ऐसे गांव भेजने में, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तियान यहाँ पर जिन को वो घंटी देते हुए कहता है कि ये घंटी बहुत ही स्पेशल है, हमारे प्यार की निशानी है। तुम जब भी इसे बजाओगी, मैं जहाँ भी होऊंगा तुम्हारा हेल्प करने के लिए ज़रूर ही आ जाऊँगा। जैसे ही वो एक बार उसे प्ले करती है, तियान सीधे आके उसे चिपक जाता है और उसके कान ऐसे बाहर दिखने लगते हैं। जिन प्यार से उसके कान को टच करती है और वो कहती है कि वो उसका असली रूप देखना चाहती है। तियान यहाँ पर वैसे गुमिहो बन जाता है, लेकिन उसके मास्टर ने उसे समझाया था कि अभी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जितना ज़्यादा वो अपने पावर का इस्तेमाल करेगा अंदर से वो उतना ही ख़त्म होते जाएगा। लेकिन जिन जब उसे देखना चाहती थी तो वो उसे मना नहीं करता। जिन पूछती है गुमिहो के तो 9 टेल होते हैं, तुम्हारे 8 ही क्यों है। तियान बताता है कि वो इंजर्ड हो गया था एक लड़ाई में और वो एक टूट गया। उसी लड़ाई में जिन ने विलन रुआन से उसकी जान बचाई थी। लेकिन ये बातें वो जिन को नहीं बताता है, बस इतना बताता है कि वो इंजर्ड हो गया था, इस वजह से उसका एक टेल जो है वो ख़राब हो गया। इधर जिन को गांव भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि बहुत कुछ उसे झेलना पड़ता है। अगली मॉर्निंग जिन ब्रेकफास्ट कर रही थी, ब्रेड खाने के बहाने तियान आके उसे किस कर लेता है। फिर अपना टेलीपोर्ट होकर के वो लोग उसी गांव चले जाते हैं जहाँ पर कि इस तरीके से जिन रहा करती थी। और अब वेन को रहना पड़ रहा है उस गांव का बहुत ही बुरा हालत था, जहाँ पर कि उसे बहुत सारे काम करने होते थे। जिन को ये सब कुछ देख करके बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। वेन को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा था। तियान उसे अपने एक मैजिक दिखाते हुए कहता है, जहाँ पर कि वह हिप्नोटाइज हो जाती है और काम को और भी जल्दी जल्दी करने लगती है। जिन यहाँ पर अपना पास देख रही थी, किस तरीके से उसे लोगों से भीख मांग करके अपना भरण पोषण करना पड़ता था। कितने टाइम तो उसे खाना भी नहीं मिलता था, तो उसे लोगों के फलों से, पेड़ से ऐसे फल तोड़ करके चोरी करके खाना पड़ता था। तभी एक दयालु ग्रैंड मदर से वो मिलती है और वो जिन को अडॉप्ट कर लेती है। इसके बाद जिन यहाँ पर जिंदा बच पाई थी, वरना तो वो भूख से मरी गई होती। अब वो ग्रैंड मदर बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। वो तियान को कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसका हेल्प करो। तियान उसे कहता है कि फ़िलहाल मैं अभी थोड़ी ही उसकी हेल्प कर पाऊँगा, क्योंकि मैं अपने पावर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकता। उस थोड़ी सी हेल्प से काफ़ी कुछ उस ग्रैंड मदर का हेल्प हो जाना था। तियान यहाँ पर वापस से वेन को परेशान करने के लिए जब अपने पावर का इस्तेमाल करता है, तो वो वापस से खून की उल्टियाँ करने लगता है, जिसे देख करके जिन घबरा जाती है और कहती है दोबारा ऐसा मत करना। ये कह के वो उससे प्यार से किस कर लेती है, क्योंकि जानती थी कि तियान चाहे जो भी वो उसका हेल्प कर, और वो दुनिया में एक लौता ऐसा इंसान, एक लौता ऐसा मॉन्स्टर है जो कि उसका केयर करता है। उसे मॉन्स्टर से ज़्यादा तो इंसानों से डर लगता था। तियान उसे कहता है डोंट वरी, मैं मरने नहीं वाला हूँ। हाँ, मुझे अंदर से इंजरीज बहुत सारी होंगी। जिन को तियान के एक्चुअल में फ़िक्र हो रही थी और वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पावर को खोए या फिर वो एक्चुअल में मारा जाए। पिछले 1000 सालों से तो वो उसका इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ जिन घर जाती है, अपने डैड को याद दिलाती है, डैड आपको तो याद होगा ना, तियान के घर के पार्टी में आपने कहा था कि अब मैं कंपनी जा सकती हूँ। वो कहती है अभी अभी तो गांव से आई हो, कंपनी जाने का जिद क्यों कर रही हो। जिन कहती है आप बात पलट रहे हो, तो फिर मैं तियान से शादी ही कैंसिल कर दूँगी। तो उसके फादर को मजबूरी में उसे कंपनी भेजने के लिए अलाउ करना पड़ता है, और ये बात उसके भाई, सौतेले भाई रैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। एक तो उसने उसकी बहन को गाँव भेज दिया और ऊपर से वो कंपनी जाने के बारे में बोल रही है। उसने पहले से प्लान कर लिया था कि
एक बार बेटा तुम आओ कंपनी, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ वहाँ पे। और जैसे ही वो कंपनी जाती है तो वहाँ पर जो रैन होता है वो जिन को परेशान करने के लिए ऑफिस के लोगों को बोल देती है, लेकिन जिन कोई कम थोड़ी थी, वो उन्हें ही सबक सिखाती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो प्रोग्राम जो प्लान रैन बना रहा था उसे वो बंद कर देती है, जिसे देख करके वो काफ़ी भड़क जाता है और अपने फादर से जा करके कंप्लेन करने लगता है। जिन उसे कहती है इसने इतना घटिया प्रोग्राम लिखा था कि दियान की कंपनी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी। चलिए एक बेट लगाते हैं, अगर 3 दिनों के अंदर मैं दियान की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के लेकर के आती हूँ तो मुझे रैन की कंपनी का पोजीशन दे दिया जाएगा। रैन कन्फर्म था कि पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके नज़र में तो तियान बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, और जब तियान नहीं है तो जिन का सपोर्ट करने वाला उस कंपनी में भला कौन ही है। वह इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे 3 दिन बीत रहे होते। जिन तियान से नहीं मिल पा रही थी। एक्चुअल में यहाँ पर वो अपनी शक्तियों को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए गया हुआ था। यहाँ पर उसकी हालत ख़राब थी, इसी वजह से वो अपने आप को ठीक करने के लिए पहाड़ों में गया हुआ था। उसे इस चैलेंज के बारे में पता ही नहीं था। रैन और उसके डैड तो यहाँ पर मन ही मन खुश हो रहे थे, क्योंकि जिन अगर ऐसा नहीं कर पाती तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाता। इधर रैन उस तियान की कंपनी के एक बड़े मैनेजर से जाकर के मिलता है और उसके साथ डील वील फिक्स कर लेता है। अगले दिन तीसरा दिन होने वाला था, जहाँ पर कि जिन को वो कंपनी का प्रोजेक्ट लेकर के आना था, लेकिन वो आती नहीं है। सब मीटिंग में उसका इंतज़ार कर रहे थे। अपना लाया हुआ प्रोजेक्ट रैन अपना डैड को दिखा रहा था, जहाँ पर कि वो लोग बहुत खुश हो रहे थे कि रैन वो प्रोजेक्ट लेकर के आया है। लेकिन तभी वहाँ पर जिन आ जाती है और वो तियान की कंपनी की तरफ से एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट लेकर के आ जाती है। रैन को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअल में जिन इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तियान के नहीं होने पर भी लेकर के आ गई। अब जो शर्त था, शर्त के हिसाब से यहाँ पर रैन को अपना पोजीशन जिन को देना पड़ता है, और जिन यहाँ पर रैन के पोजीशन पर काम करने लगती है और उसे निचले पोजीशन पर भेज दिया जाता है, जहाँ पर कि वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था अपने सेक्रेटरी पर, और अब वो जिन को कैसे न कैसे करके कंपनी से निकलवाने ही वाला था। धीरे धीरे करके वो कंपनी के इतने बड़े पोजीशन पर काम करने लगी थी। शाम में बहाने से वो एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए लेकर के जाता है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बहाने। जिन रैन के साथ उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठरकी था, और यहाँ पर वो जिन को ऐसे ड्रिंक टैम्पर्ड करके उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा होता है। रैन को ये बात सब कुछ पता था, इसलिए तो वो जिन को लेकर के गया हुआ था। लेकिन जैसे ही वो बदमाश बिजनेसमैन जिन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है, जिन यहाँ पर वो बेल बजा देती है और तियान उसे सेव करने के लिए आ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि अभी जो सब कुछ उसके साथ हुआ उस वजह से। दवा के असर में वो तियान को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। तियान यहाँ पर जिन के साथ इंटीमेट होता है। जब जिन को होश आता है तो वो उसे कहती है, मुझे मेरे भाई को सबक सिखाना है, वो मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। यहीं दूसरी तरफ रैन अपने डैड और कुछ रिपोर्टर्स को लेकर के आ रहा होता है, जिन की असलियत दिखाने के लिए। उसने सोचा था कि वो यहाँ पर जिन का कैरेक्टर ही ख़राब कर देगा, ये कह के कि वो खुद को सेल किया करती है, और यहाँ पर ताकि वो कंपनी के लिए बिज़नेस डील्स लेकर के आ सके। इसी वजह से कुछ यहाँ पर लेकर के आया हुआ था वो रिपोर्टर्स को। लेकिन जैसे वो कमरे में अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर वो इंसान नहीं, उसे तियान और जिन मिलते हैं। जिन यहाँ पर झूठ मूठ का रोने धोने का एक्टिंग करने लगती है, और तियान यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रहा था, ये कहते हुए कि रैन ने यहाँ पर जिन के साथ बहुत बड़ा ही क्राइम किया है। जिन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तियान के पास प्रूफ था। अब उसके डैड को डर था कि रैन के साथ कुछ बड़ा ही गड़बड़ होने वाला है। ज़रूर से कहती है कि इसने जो मेरे साथ किया, इस वजह से मैं इसे जेल भेजूंगी। अब मजबूरी में यहाँ पर रैन के डैड को ऐसा करना पड़ता है। एक बेटी गांव में थी और रैन को वो जेल भेज देता है। सारे यहाँ पर इस तरीके से रैन को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि वो अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फाइनली जिन के डैड को उसे जेल भेजना ही पड़ता है। इसके बाद जिन को अच्छा लगता है कि फाइनली अब उसका रिवेंज कंप्लीट हो रहा। अब लास्ट बस अब उसका डैड बाकी था उससे सबक सिखाने के लिए, और वही तो सबसे बड़ा विलेन होने वाला था। उसका डैड यहाँ पर पूछता है तो तियान और जिन की शादी आगे कंटिन्यू होने वाली है ना, क्योंकि अब तक वो उसकी बेटी के साथ नाइट स्पेंड भी कर चुका है। तब यहाँ पर तियान कहता हाँ हाँ क्यों नहीं, शादी तो मैं वैसे भी कैंसिल नहीं करने वाला था जिन के साथ। रात में जब जिन तियान से मिलती है तो पूछती है कि वो कहाँ गया था। वो उसे बताता है एक्चुअल में उसके पावर्स बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो वो अपने पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गया था। आगे बताओ क्या करना है। तो वो उसे उसी मंदिर में लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो तियान की हेल्थ के लिए प्रे कर रही थी। साथ ही में तियान को अपने मॉम के फ्लैशबैक के बारे में बताती है, किस तरीके से झूठ मूठ का उसके डैड ने उसकी मॉम की जान बचाई, तो इसके बाद उन दोनों ने शादी कर लिया था। हालाँकि
जो जिन थी वो उसके डैड की असली बेटी नहीं थी और वो उसे चीट करते हुए पकड़ लेती है। उसने उसकी मॉम से सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए शादी किया था और उसकी इधर से एक फैमिली थी जिसको कि रैन और वैन दोनों ही उसके अपने असली बेटे हैं। इस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी होने लगती है, तो तियान उसे काम डाउन करने के लिए आगे बढ़ के उसे किस करता है और जब वो उसे किस करता है तब जा कर के वो थोड़े से अपनी इमोशन पर कंट्रोल कर पाती है। यहाँ पर तियान उसे कहता है जो हुआ उस पास्ट को भूल जाओ, अब मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगा। वो उसे बोलती है कि मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो दूंगी, जिस हिसाब से तुम्हारा पावर कम होते जा रहा है और तुम्हें तुम्हारा वो बीट भी अब तक नहीं मिला है। वो कहता है तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपना प्लान कर लिया और जल्दी ही सब कुछ मैं ठीक भी कर दूंगा। लेकिन एक ऐसा सच जो कि उसने तियान ने जिन को नहीं बताया था, जिस वजह से कि उसकी जान भी जा सकती थी। जिन इस बात से अनजान तियान के साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रही होती है। अगली सुबह जब वो अपने मोम डैड के घर उसकी नींद खोलती है तो देखती है कि तियान ने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह एज बेथोरल गिफ्ट भिजवाए हैं। उसकी फैमिली को ये देख करके लग रहा होता है, स्पेशली उसके स्टेप मदर को, कि जिन इतनी लकी कैसे हो सकती है, वो तो शुरुआत से इतनी अनलकी थी और यहाँ पर अचानक से तियान उससे शादी कर रहा है और मेरी बेटी को गाँव में रहना पड़ रहा है। जिन रेडी वेडी होती है, जो भी ड्रेसेस वगैरह उसे दिलाए गए थे उसे पहन करके वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों अपना शादी करने का प्लान कर रहे थे। जिन यहाँ पर शादी का जोड़ा पहन करके आई थी जिसमें कि तियान को वो बहुत ही अच्छी लगती है और वो उसकी काफ़ी बड़ाई भी करता है। अगले ही दिन जिन के डैड जिन से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं अगले दिन तुम और तियान दोनों शादी कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वैन को भी गांव से इस शहर बुला लो। जिन कहती एक ही शर्त पर, अगर मेरी अडॉप्टिव ग्रैंड मदर को भी आप बुलाओगे तभी। तो जिन के डैड को ऐसा करना पड़ता। अब वो एल्डर बन करके यहाँ पर आई हुई थी। तियान और जिन की शादी हो रही थी। सब आपस में गॉसिप कर रहे थे कि जिन ने अपनी अडॉप्टेड ग्रैंड मदर को भी बुलाया हुआ है। यहाँ पर शादी के बाद जिन के डैड ने उन दोनों को ही मारने का प्लान बना हुआ था। मास्टर ने उन्हें उनके ड्रीम को टैम्पर्ड करने के लिए बोला था ताकि इसके बाद वो लोग बेहोश हो जाए। ग्रैंडमदर यहाँ पर आती है। तियान और जिन दोनों ही अपनी शादी को पूरा करते हैं। शादी के बाद वो लोग ड्रिंक्स वगैरह सबको ऑफर कर रहे थे। जैसे ही तियान और जिन यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं तभी अचानक से दोनों बेहोश हो जाते हैं। बहाना करके जिन के डैड और उसकी फैमिली उन दोनों को वहाँ से किडनैप करते हुए लेकर के जाती है और अब वो लोग मास्टर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। वो मास्टर यहाँ पर आता और इन दोनों को जान से मार देता। यहाँ पर जो तियान की सारी प्रॉपर्टी थी वो इन्हें मिल जाती और इस मनहूस जिन से उनका पीछा भी छूट जाता। उन लोगों ने वैन को भी यहाँ पर बुलाया हुआ था। तभी वो मास्टर आता है और जब वो अपना मुखौटा हटाता है तो हम लोग ये देख करके शौक हो जाते हैं। उनका वो मास्टर कोई और नहीं वही इंसान था जो कि पिछले जन्म में जब तियान अपने पहाड़ों पर हुआ करता था तो वो विलन था और उसी के उससे फाइट चला करती थी। दैट्स व्हाई वो तियान से बदला लेने के लिए यहाँ पर जिन के डैड का मास्टर बना था। वो जानता था कि जिन के पुनर्जन्म के लिए तियान ने अपने बीट तक को सेक्रीफाई कर दिया है और वो अपनी जान भी दे सकता है, तो उसे रिवेंज लेने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो मास्टर सामने आता है तब यहाँ पर तियान और जिन जग जाते हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे थे। उन्हें पहले से ही पता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ये लोग करने वाले हैं। तियान अपनी पूरी पावर लगाते हुए यहाँ पर उस मास्टर से लड़ रहा होता है और वो ऐसा पावर यहाँ पर इनके बीच से निकलता है जिस वजह से कि विन, जो कि अभी जिन का किस्मत ली हुई थी, उसकी पूरी एज ही ख़त्म हो जाती है। 30 की उम्र में वो 70 की हो चुकी थी और अब जब वो बूढ़ी हो चुकी थी तो उसे इस बात का काफ़ी अफसोस होने लगता है। उसने अच्छा सोच करके यहाँ पर जिन का किस्मत खुद पर लिया था और अब वो बूढ़ी हो चुकी है। फिलहाल के लिए वो मास्टर वहाँ से गायब हो जाता है। तियान अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था। जिना से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोबारा पहाड़ों पर जाना चाहिए। तियान चले तो जाता है बट वो उसे ये नहीं बताता है कि वो अपनी ज़िंदगी की अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है। वो उसके बाद वापस लौटेगा या नहीं उसे पता नहीं था। इधर वैन बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी पूरी फैमिली पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुकी थी। तियान की पूरी कंपनी अब जिन के कंट्रोल में थी। देखा जाए तो जिन का पूरा बदला यहाँ पर पूरा हो चुका था, लेकिन अब वो तियान को मिस कर रही होती है क्योंकि इस बात को करीब 15 दिन बीत चुके थे और तियान का अब तक कोई अता पता नहीं था। उसे डर लगने लगता है कि तियान ने अपनी कंपनी भी उसके नाम कर दी है, उससे वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही है। उसके डैड को जेल हो चुका था उसके मॉम के मर्डर के केस में और उसकी फैमिली तो बैंकरप्ट हो ही चुकी थी। उन्हें भी रोड पर लोगों से भीख मांग करके अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती थी। जब यहाँ पर तियान के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता है तो वो वापस से उस पुजारी से बात करने के लिए जाती है और इधर तियान उस पुजारी के साथ मिल करके उस बुरे इंसान से, उस बुरे मास्टर से लड़ रहा था और एट द एंड फाइनली वो उसका खात्मा कर ही देता है, जो कि इतने सालों से उसे टॉर्मेंट कर रहा था। और ये तो होना ही था, लास्ट में अच्छाई की ही जीत होती है।
यहाँ पर जिन का बहुत ही मन घबरा रहा था। उस रात बहुत ही ख़राब रात थी उसके लिए। उसे डर था कहीं सच में तियान को वो हमेशा के लिए ना खो दे। वो बहुत बार उस घंटी को बजाती लेकिन फिर भी तियान नहीं आता है। उसे इस बात का और ज़्यादा डर लगने लगता है कि कहीं वो सच में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ करके चला तो नहीं गया। जब उस मास्टर से मिलने के लिए जाती है तब वो मास्टर उसे राज खोलता है और बताता है कि एक्चुअल में इन दोनों की लड़ाई बहुत सालों से चल रही है। ध्यान अपनी अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए गया था। उसका वापस आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन जिन अपनी उम्मीद नहीं खोलती है। वो यहाँ पर हमेशा ही यहाँ मंदिर में आकर के प्रे करते रहती थी ताकि वो ध्यान को कैसे न कैसे करके वापस ले करके आ सके। फाइनली एक दिन ऐसा आता है जब वापस से ध्यान सच में इस दुनिया में वापस आ चुका था। जिन ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली उसका प्रेयर गॉड ने सुन लिया। लेकिन ध्यान उसे बताता है कि अब उसने अपने बीट को खो दिया था। अगर वो अपनी बीट को वापस रखता है तो वो कभी जिन से मिल नहीं पाता, लेकिन उसके बीट को खोने की वजह से अब वो एक नॉर्मल इंसान बन गया है। तो अब वो उसे पहले की तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो उसे कहती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, प्यार इसी को तो कहते हैं। और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तो अगर आपको गुमेहो की लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।